हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 11 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धारा 11 इस अधिनियम के भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से है, लेकिन लर्निंग मोड पे आने के लिए रोज की तरह आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन। इंसान तब सफल होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मतलब सफलता के लिए हमें अपने आप को बदलना आवश्यक है, अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो। प्रश्न है कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते हैं वह कब सुसंगत होते हैं। जी हम बात कर रहे हैं धारा 11 की। जब धारा 11 को हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते तब सुसंगत हैं यदि वे विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। इसके जब वेयर एक्ट के लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार के तथ्यों को हम सुसंगत पाते हैं। पहला यह है कि असंगत होने वाले तथ्य। जो इसका पहला पार्ट है वही प्ली ऑफ एलिबाई का गठन करता है। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब दूर होने का अभिवचन। अगर मान लीजिए अभियुक्त पर कोई अपराध का आरोप लगा है तो उस अपराध के आरोप को यह कहकर खंडन कर सकता है कि जब अपराध किया गया था मैं उस समय उस जगह पर नहीं था। तो इसी को हम अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत भी कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई। तथ्य जो असंगत होने के लिए विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य से असंगत होना चाहिए। मतलब जो फैक्ट है, ऐसे भी फैक्ट को यहाँ पे रिलेवेंट माना गया है जो कि इरेलेवेंट है। किससे? फैक्ट इन इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से। ऐसा भी फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट होता है, जो इरेलेवेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम धारा 11 का जब इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं, जैसे आपके सामने प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया? ए ने क्या किसी दिन अपराध किया? यह तथ्य कि वह इस दिन लाहौर में था रिलेवेंट है। मतलब वह अपने आप को कह सकता है, नहीं, जब अपराध किया गया तो मैं कलकत्ते में नहीं बल्कि लाहौर में था। तो इसका ये कहना रिलेवेंट हो जाएगा। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहाँ की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था, सुसंगत है। ठीक है। उसकी ये बातें कि मैं उस समय नहीं था जब अपराध किया गया था, यह बातें सुसंगत हो जाती हैं, क्योंकि जब वो इंसान भौतिक रूप से वहाँ पे शारीरिक रूप से उपस्थित ही नहीं रहेगा तो वो अपराध कैसे कर पाएगा। लेकिन इसको प्रूफ से हमें साबित करना पड़ेगा, अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि वह उस समय वाकई में नहीं था, सशरीर उपस्थित नहीं हो सकता था, या वो मान लीजिए उपस्थित भी हो सकता था तो वो इतनी दूर पर था कि वो उस समय वहाँ पे जाना उसका असंभव था, वह जा ही नहीं सकता था। ठीक है। तो ये हुआ आपका इलस्ट्रेशन ए। इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आते हैं प्री में और मेंस में, दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा अभिवचन स्वयं अभियुक्त को करना पड़ता है और उसे यह साबित करना पड़ता है।
मतलब दूर होने का जो अभिवचन है प्ली ऑफ एलिबाई का, खुद एक्यूज्ड को करना पड़ता है। एक्यूज को कहना पड़ता है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था जब अपराध किया गया था। यदि किसी अभियुक्त का प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव असफल हो जाए तो उससे यह धारणा नहीं होती कि वह दोषी है। देखिए, अपने आप को कहकर यह बचा सकता है कि जब अपराध किया गया था मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर वह किसी तरह से साबित नहीं कर पाता कि वह उस दिन कहीं और था, तो इसका मतलब फिर ये भी नहीं होता है कि वो व्यक्ति दोषी है। फिर उसको मतलब अलग तरीके से साबित करना पड़ता है अपने आप को। इससे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पर बना रहेगा। मतलब अभियोजन वो होता है जो सूट लाता है, जो सूट फाइल करता है, जो वाद लाता है कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ अपराध किया, तो प्रूफ ऑफ बर्डन हमेशा उसी पर बना रहता है। अभियुक्त को गलत साबित करने का भार उसी पे बना रहता है, अभियोजन पर ही बना रहता है कि वह अभियुक्त को गलत साबित करे, दोषी साबित करे। केस है मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें अनन्यत्रता का तर्क प्ली ऑफ एलिबाई द्वारा मान्य किया गया है। इसमें इसको मान्यता प्रदान की गई थी। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश 1982 सुप्रीम कोर्ट का केस है, नोट कर लीजिएगा। इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद करता है तो तथ्यों के आधार पर यह अभिवाद साबित होना आवश्यक है। जैसे मैंने अभी पहले कहा ना कि अभियुक्त को साबित करना पड़ता है। अभियुक्त का केवल प्ली ऑफ एलिबाई का अभिवचन ही काफ़ी नहीं होता है, वो जो बोलता है, जो कहता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। अभियुक्त को, एक्यूज्ड को, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं वाकई में उस समय वहाँ पे नहीं था, अगर वह ऐसा कहता है तो। देखते हैं अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत किस किस में उपयोग में होता है, किस किस चीज़ में हम इसको दिखा सकते हैं। पहला है बच्चे की औरसता दिखाने के लिए पति की पहुंच का अभाव। ये सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये साक्ष्य अधिनियम में सबका प्रोविज़न है। तो पहला है बच्चे की औरसता दिखाने के लिए पति की पहुंच का अभाव। मतलब अगर बच्चा इलीगल है तो पति अपने आप को बता सकता है कि मेरी पहुंच वहाँ पर नहीं थी जहाँ होनी चाहिए। मतलब उसकी पत्नी के पास उसकी पहुंच नहीं थी, जिससे ये बच्चा इलीगल साबित होगा। जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है उसके जीवित होने का साक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया जा सकता है। अभिकथित हानि, अपने को स्वयं पहुंचाना। फिर हम इसके दूसरे फैक्ट में आते हैं, जिसमें है अत्यंत अधिसंभावना दर्शाने वाले तथ्य जो हाईली प्रोबेबल होते हैं। ऐसे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य दर्शाते हैं। मतलब ऐसे फैक्ट जो किसी अपराध को ये दर्शा देते हैं कि नहीं, ये अपराध तो इसके अलावा किसी से हो ही नहीं सकता, तो ये अत्यंत संभावना वाले फैक्ट हो गए। और एक होता है कि नहीं, इससे अपराध नहीं हो सकता, तो वो इसकी संभावना नहीं दर्शाने वाले फैक्ट होते हैं। जैसे इसका इलस्ट्रेशन बी है। जब हम बी पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें है कि प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा, या हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह क, ख या घ में से किसी द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। मान लीजिए, आप इसको सरल तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में 3-4 लोग हैं, ठीक है। एक कमरे में 3-4 लोग हैं।
और 4 लोगों में मान लीजिए 3 लोगों के लिए यह एकदम से साबित हो जाता है कि इन लोगों ने अपराध किया ही नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से ऐसा बचता है जिसके बारे में यह साबित हो ही नहीं पाता किसी ने अपराध किया है, या यह भी साबित नहीं हो पाता कि उसने अपराध नहीं किया है। मतलब दोनों ही बातें हैं, अपराध का किया जाना और अपराध का न किया जाना, मतलब इसके लिए कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन एक संभावना अपने आप में बनती है कि जब इस कमरे में इतने लोगों में से इतने लोगों ने अपराध नहीं किया, तो जो बचता है तो जाहिर सी बात है उसी ने अपराध किया होगा। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन बी। जो सेक्शन 11 है वह वाइड स्कोप वाला सेक्शन है। यह धारा इस विषय को पूर्ण रूप से न्यायालय की विवेक पर छोड़ती है। मतलब कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे कि आपको करना ही करना है, न्यायालय को मानना ही मानना है। न्यायालय उसको अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से सोच सकती है कि क्या करना है इस केस में और क्या नहीं करना है। और अभियोजन का सुसंगत तथ्य प्रकट करने का कर्तव्य होता है। कहने का मतलब ये है कि जो अभियोजन है, जिसने सूट फाइल किया है, उसको ठीक है, उस पर तो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो एक्यूज्ड को किसी न किसी तरह से दोषी साबित करे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके बारे में खुद सूट लाने वाला व्यक्ति जानता है कि ये गलत है, तो इसको प्रकट करने का कर्तव्य अभियोजन पर होता है। मतलब उसको प्रकट करना चाहिए जिससे बातें साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। जैसे हमने अभी जो इसका दूसरा तथ्य पढ़ा कि अत्यंत अधिक संभावना दर्शाने वाले तथ्य, इसमें एक और उदाहरण है। जैसे एक मामले में स्त्री और उसकी नौकरानी केवल वही 2 व्यक्ति घर में थे, ठीक है, और दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। और इन परिस्थितियों में क्या होता है कि मालकिन की हत्या हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से क्या मतलब संभावना बनती है, क्या हम सोच सकते हैं? यही कि अगर हत्या की होगी तो उस नौकरानी ने ही किया होगा और कोई वहाँ पे था ही नहीं, और कोई वहाँ पे जा ही नहीं सकता था जब अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो ये अपने आप में बातें क्लियर हो जा रही हैं कि उस नौकरानी ने ही हत्या की होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।